नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन। और न्यूज़ लाइन में आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों को नियमित करने पर हो रही राजनीति की। दिल्ली में जब जब चुनाव हुए हैं दिलचस्प हुए हैं और उससे भी ज़्यादा दिलचस्प वादे पार्टियों की ओर से किए गए हैं। एक बार फिर ऐसा ही वादा दिल्ली वालों से किया गया है जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले ये वादा कांग्रेस ने किया था और अब बीजेपी कर रही है। केंद्र सरकार ने अब दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की है, मगर हर विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की कॉलोनियों को नियमित करने का ऐलान होता रहा है। पहले शीला सरकार ने कॉलोनियों को नियमित करने के हसीन सपने दिखाए, दिल्ली की जनता को दिखाए, और अब बीजेपी दिखा रही है। आइए डालते हैं एक नज़र इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिर दिल्ली में कॉलोनियों को नियमित करने का क्या खेल है। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, दिया दिल्ली वालों को तोहफा। अवैध कॉलोनियां होंगी नियमित, हकीकत में होगा ऐसा या फिर महज चुनावी वादा। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 से ठीक पहले केंद्र सरकार ने अवैध कॉलोनियों का शिगुफा छोड़ दिया है। दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को जो बड़ा तोहफा दिया है, उसके मुताबिक 1 जून 2014 तक की सभी कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। इससे पहले 31 मार्च 2002 तक की कॉलोनियों को ही नियमित किया जा रहा था, मगर अब कैबिनेट के फैसले के मुताबिक दिल्ली की करीब 895 और कॉलोनियों को इसका फायदा मिलेगा, यानी कि तकरीबन 1900 कॉलोनियां नियमित होंगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक पहले जो कट ऑफ डेट 31 मार्च 2002 तय थी, उसे अब 1 जून 2014 तक बढ़ा दिया गया है और इसका फायदा 895 कॉलोनियों को मिलेगा। ये बात सही है कि अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दे दी है, लेकिन इससे अलग कुछ और तथ्य भी जानने चाहिए। अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण का आदेश आम आदमी के लिए उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। सरकार के 200 दिनों के भीतर ही इस तरह के निर्णय संवेदनशीलता का प्रतीक हैं। सितंबर 2012 में जब दिल्ली में कांग्रेस सरकार थी, उसने नगर निगम चुनाव हारने के बाद 895 अवैध कॉलोनियों को नियमित कर दिया था, मगर वे कॉलोनियां केवल कागज पर नियमित हुई। जो बुनियादी ढांचा उन कॉलोनियों को चाहिए था, वो नहीं मिल पाया, क्योंकि कुछ ही समय बाद चुनाव हुए और सरकार चली गई। और नई आम आदमी पार्टी की सरकार तो 2 महीने भी नहीं चली और चली गई, और उसके बाद से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन है, यानी वो कॉलोनियां आज भी प्रैक्टिकली नियमित होने की बात जोह रही हैं। सरकार कोई फैसला ले और विपक्षी उस पर कटाक्ष न करें, ऐसा कैसे हो सकता है? बीजेपी निराधार श्रेय ले रही है। इन कॉलोनियों को नियमित करने की शुरुआत दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने की थी। बीजेपी की बेईमान मंशा सामने आ गई है। केंद्र सरकार ने नई नियमित हो रही 895 कॉलोनियों के लिए कोई रोड मैप तो सामने नहीं रखा, मगर चुनावों से ठीक पहले बीजेपी सरकार की मंशा तो दिखती है कि वो अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लाखों वोटर को लुभाने के लिए ये कदम उठा रही है। मगर वो ये भी ध्यान रखे कि कांग्रेस सरकार ने भी 895 कॉलोनियों को नियमित करके खूब प्रचार किया और अवैध कॉलोनियों में रहने वाले वोटरों को रिझाने की कोशिश की, मगर चुनाव में जनता ने उसको नकार दिया। हर पार्टी लुभावने वादे करके ही सत्ता में आती है, मगर जीत के बाद वो वादे पीछे छूट जाते हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा होने की वजह से विकास के काम भी ठप पड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है कि अब दिल्ली को इंतजार एक ऐसी सरकार का है जो दिल्ली का असल मायनों में विकास कर सके और अपने वादों पर खरी उतरे। विपनेश माथुर, चैनल 1 न्यूज। तो यह है दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों या कॉलोनियों को नियमित करने की राजनीति। एक सरकार पहले करती है और एक सरकार अब करती है। बहरहाल इस अहम मसले पर दिल्ली की राजनीति से जुड़े कई और पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे इस अपने प्रोग्राम में, और हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमाकांत हैं, जो दिल्ली की नब्ज़ समझते हैं, दिल्ली की राजनीति पे पैनी पकड़ इनकी है।
आम आदमी पार्टी से संजीव निगम हमारे साथ हैं और बीजेपी से मुकेश वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से दुष्यंत शर्मा हमारे साथ हैं। तो पहले मैं रमाकांत से समझना चाहूँगा, रमाकांत ये क्या पूरा माजरा है? जब शीला दीक्षित की सरकार ने एक बार नियमित की थी कॉलोनियाँ, उसके बाद बीजेपी की सरकार को ये ऐलान क्यों करना पड़ रहा है कि साहब हम नियमित कर रहे हैं? देखिए, जिस हिसाब से शीला सरकार ने 2012 में 895 कॉलोनी की पहली लिस्ट जारी की, उसमें ये कहा गया हाँ हम इन्हें नियमित कर रहे हैं। साथ में उन्होंने कहा इनका एरियल सर्वे कराया जाएगा और एमसीडी इसके नक्शे पास करेगी ताकि इस पर जो काम है डेवलपमेंट काम हो सके। लेकिन एमसीडी में क्योंकि बीजेपी की सरकार थी और इधर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, तो इसी उसमें ये था कि इसका जो नक्शे बनाने का खर्चा है वो किस बजट से आएगा। इसी खींचतान में ना तो वो नक्शे बने और ना ही ये कॉलोनी आगे पास हो पाई। हालांकि कागजों में पास थी, उसकी रेगुलेशन इसका वगैरह नोटिफिकेशन हुआ पास हुई, लेकिन नक्शे बनाने करके उसके आगे क्या किस जगह क्या चीज़ होगी वो काम क्योंकि एमसीडी का था, एमसीडी में बीजेपी थी, लिहाजा ये काम खटाई में पड़ता गया। आज क्योंकि अब सरकार में केंद्र में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन है, एमसीडी में बीजेपी है और केंद्र में भी बीजेपी नीति एनडीए की सरकार है, तो जो जिस हिसाब के दावे केंद्र सरकार की तरफ से इस ऑर्डिनेंस में किए गए हैं उसमें कोई नई बात भले ही दिखाई ना दे, लेकिन एक लोगों को एक उम्मीद बंधी है कि अब कोई दूसरी पार्टी बीच में नहीं है, लिहाजा अब ये उम्मीद लोग देख सकते हैं, सपना देख सकते हैं अपने घर का इन कच्ची कॉलोनी नियमित होने का। चलते हैं दुष्यंत शर्मा। दुष्यंत जी, किस तरह से आप सरकार के फैसले को देखते हैं? ये कॉलोनी तो आप शीला दीक्षित ने नियमित कर दी थी, फिर क्यों बीजेपी सरकार ऐसा फैसला कर रही है? देखिए, पूरी तरह पॉलिटिकल एजेंडा है बीजेपी का। 895 पहले पास हो चुकी थी, उन पर काम भी चल रहा था, तो उनको भी शामिल करके 1939 कॉलोनीज़ की ये लोग बात कर रहे हैं। दूसरा, इसके लिए अध्यादेश लाने की क्या ज़रूरत है? इतनी जल्दबाजी में सरकार क्यों है? और अगर सरकार तो 26 मई को आ गई थी, उनको तभी कर देनी चाहिए थी अगर ऐसे पार्लियामेंट में ले आते। परोक्ष रूप से सरकार तो चला ही रहे ना वो, क्योंकि और एलजी साहब का यहाँ पे कहीं कोई नामो निशान नहीं है, एलजी साहब की तरफ से कुछ नहीं आ रहा है कायदा में। तो एलजी नहीं, आपको क्या आपत्ति है कि साहब 6 महीना पहले क्यों नहीं की, इस पर आपत्ति है या कर दी इस पर आपत्ति है? नहीं, हमें इस बात जो पे आपने अगर आपने कर दी थी तो उसकी कार्रवाई पूरी नहीं हुई होगी, इसलिए बीजेपी कर रही होगी। मैं बताता हूँ इसमें आपत्ति की क्या बात है। एक्चुअल एक तो इसकी जो वैधता है उस पर आपत्ति है, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें एलजी हेड कर रहे हैं स्टेट को और केंद्र में इनकी सरकार है, तो एलजी कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दूसरा, चुनाव की शाम है तो उसमें इनको इलेक्शन कमीशन से भी परमिशन लेनी चाहिए थी और इलेक्शन कमीशन को इनसे सवाल पूछना चाहिए कि भाई ऑथराइज है या नहीं। आजकल में तो डेट अनाउंस होने वाली है। दूसरा, 2014 तक 1 जून तक इन्होंने अनाउंसमेंट की है। अब इनको ये पूरा सर्वे तो इनके पास है नहीं, 895 पहले थी, 2-4 जगह होती हैं, 1000-1200 हो सकती थी, लेकिन सीधे 1939 कॉलोनीज़ को, उन कॉलोनीज़ के इनको नेम्स भी पता नहीं है। दूसरा, एक और चीज़ है कि जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी इनको मालूम करना चाहिए कि क्या ये ऑथराइज हैं इस बात के लिए, ये खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज है या एलजी ऑथराइज है। तो अगर कोई भी मामला है बीजेपी से पूछते हैं। अच्छा, अभी आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। मैं देख रहा हूँ पूरा पर्चे आप लग के लाए हैं, हमारे पास टाइम बहुत है, पूरा 1 घंटा है दुष्यंत जी, हम आराम से चर्चा करेंगे, सारी बात एक साथ मत कहिएगा जी। मुकेश जी, जब शीला जी ने अगर ये सारी कॉलोनियाँ रेगुलराइज कर दी थी तो अब क्यों आप तो इसको कर रहे हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा फर्क जो है शीला जी और जो हमने फैसला लिया है उसमें, शीला जी ने इलेक्शन के टाइम में डिक्लेयर करा जबकि उनकी गवर्नमेंट काफी टाइम से एक सेंटर में भी थी और टाइम में मेरे ख्याल में नहीं किया ना, 2012 में था। 12 इलेक्शन तो 13 में हुआ। 13 में, हाँ, उसी के आसपास, मतलब सिर्फ एक लेटर दे देना। 2012 में किया था तो 1 साल बाद इलेक्शन हुए हैं ना सर, वो आज तक पूरा नहीं हुआ, सिर्फ उनको एक लॉलीपॉप दिया गया, वो आज पूरा भी नहीं। हम लोगों ने जबकि दोनों जगह इनकी सरकार थी, बिल्कुल केंद्र में भी और यहाँ बिल्कुल सेंटर में भी थी और स्टेट में भी थी। जनवरी 2012 में। एक सेकंड, मैं अब क्या है, हमने अध्यादेश इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि हमारी राज्यसभा में नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है और ये पार्लियामेंट में फिर फंसा रहता।
स्टैंडिंग कमेटी में जाता, आगे जाता। और मोदी जी और हमारी गवर्नमेंट की नीयत बिल्कुल साफ है कि इस काम को करना है, क्योंकि नहीं, अध्यादेश तो और खतरनाक है। इसके नहीं, ये इसके तो 6 महीने वैलिड होगा, उसके बाद तो फिर आपको दोबारा अध्यादेश लाना पड़ेगा, या पार्लियामेंट में उसको अप्रूव कराना पड़ेगा। तब तक तो जब 6 महीने में क्या राज्यसभा में आपका बहुमत आ नहीं, जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन 6 महीने में जो हम कार्य करेंगे उस कार्य के आधार पे हम पार्लियामेंट में जाके कह सकें ये पब्लिक के बेनिफिट के लिए है, ये पब्लिक के फायदे के तो लिए आप लोकसभा में पास करा पाएंगे, वैसे बिल्कुल। राज्यसभा में फिर लटकेगा वो। नहीं लटकेगा। जब एक पब्लिक के फायदे के लिए चीज है तो लोकसभा, दुष्यंत जी बैठे वो कह रहे हैं लटकाएंगे हम, अगर देखिए। ऐसा कुछ होगा तो फिर चलिए, सेशन तो बुलाएंगे। बीजेपी मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं, मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि एक सिर्फ सर्टिफिकेट बांट देने से काम नहीं चलता है। बीजेपी ने, अच्छा कांग्रेस की क्या गलती थी, कांग्रेस ने जो अपनी ये पॉलिसी लेकर आए थे उसमें सिर्फ 10% कॉलोनियां ही रेगुलाइज होने के क्राइटेरिया पूरा कर पा रही थी, और उसमें भी सबसे बड़ी जो इनकी एक काम करा इन्होंने कि जो सर्वे वगैरह का जो भी पैसा है एमसीडी को देना है वो वहाँ का आरडब्ल्यूए देगा, आरडब्ल्यूए और लोकल जो वहाँ का रेजिडेंट है वो देगा। उसका खर्चा आ रहा था 1 लाख रुपया पर एकड़। बीजेपी ने इसको सब कुछ खत्म करके जैसा है जहां है जो आज की स्थिति में उसको सारा रेगुलाइज करने का अध्यादेश लेकर आई है। तो ये तो एक, और दूसरी बात सबसे बड़ी बात कि जब तक रेगुलाइज नहीं होंगी, जो मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है स्वच्छ इंडिया, स्वच्छ भारत, जब तक वहाँ पे एमएलए अपना खर्चा, अपना फंड नहीं दे पाएगा, अपना वहाँ का निगम पार्षद फंड नहीं दे पाएगा, वहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फंड नहीं दे पाएगा, तो वो सफाई वगैरह का जो अभियान चलाना है वो भी हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसे मैं एक बात कहूँगा, अभी मैं जरा, संजीव भाई बैठे हमारे बहुत देर से आपकी चर्चा सुन रहे हैं। नहीं वो बात बहुत सारी कह गए हैं, बारी बारी सबकी बारी आएगी। मैंने फैक्ट बताए हैं, मैंने ज़्यादा बात नहीं मैंने। एक बार मौका मिला दोबारा लौटेंगे, भी तो हमारे पास बहुत टाइम है। दुष्यंत जी, संजीव भाई किस तरह से आप देखते हैं, क्या ये दिल्ली में कहीं आम आदमी पार्टी से डर गई है बीजेपी, इसलिए ऐसे लुभावने फैसले कर रही ताकि वोट मिले, ज़्यादा वोट मिले? मैं कुछ कहूँ, मेरे कहने से पहले सारी बात रमाकांत सिंह जी ने बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट कर दी। वही अगर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का रियल इंटेंशन होता तो ये समस्या कब की हल हो गई होती। उस समय जब शीला जी ने किया था तो वो एमसीडी में पड़ा रहा है, वो मामला सारा रमाकांत जी ने अभी विस्तार से बता दिया। तो क्या उस समय ये पास करके आगे नहीं फॉरवर्ड कर सकते थे? और अब जब ये इन्होंने मोदी साहब की कैबिनेट ने ये लिया निर्णय, तो ये कितने दिन, अभी बस 2-3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में अनाउंस होने वाला है अगला इलेक्शन। तो ये तो इतने दिन पहले पर कर रहे हैं, इसके पीछे साफ है ये कुछ करना नहीं चाह रहे, इनका इंटेंशन नहीं है कि हम कुछ करें। और वो जो आपने अभी भी कहा कि जो दिल्ली में जो केजरीवाल साहब की जो लहर चल रही है, शायद उस लहर को ये जो है थोड़ा सा कुछ इधर उधर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, ये तो करेंगे। अभी और हो सकता है क्या क्या ये करें, लेकिन दिल्ली की जनता समझदार है। चलिए रमाकांत जी, एक बार फिर आपके पास मैं लौटूंगा। जो संजीव जी ने एंडोर्स किया आपकी बात को कि भाई राजनीति इसमें ज़्यादा हो रही है, सवाल ये है कि शीला जी ने जब रेगुलराइज किया उसके बाद से उन बस्तियों में रहने वाले लोगों को वो मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं हुई जिनके वो एक शहरी होने के नाते, एक इस देश का नागरिक होने के नाते मिलनी चाहिए। अब बीजेपी कर रही है, वो भी अध्यादेश के जरिए। कितनी उम्मीद इस बात की है कि उन लोगों तक बिजली, पानी और जो और तमाम सुविधाएं होती हैं वो पहुंचेंगी रेगुलराइज कॉलोनी होने के नाते? देखिए मैं आपको बताना कब तक पहुंच पाएंगी? यहाँ तक कि जैसा कि आपने कहा, राजनीति प्रेरित राजनीति, ये जब भी इसकी अगर आसपास की डेट देखी जाए, चाहे वो शीला दीक्षित ने 2008 में प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे हों, तब 1639 थी, अब 1939 की बात कही जा रही है। लेकिन सर्टिफिकेट जब बांटने की बात आई तो वो 1407 रह गई। 1407 के जब रियल ज़मीन पर पहुंचा गया तो 250 कॉलोनियाँ ऐसी पाई गई जहाँ पर कॉलोनियाँ थी ही नहीं, यानी कि 10% भी बसावट वहाँ नहीं थी। तो कुल मिलाकर जो टाइम पीरियड, जिसे अभी हमारे दुष्यंत जी एलिगेट कर रहे थे, चुनाव के मौके पर ये चीज़ चुनावी फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो 2008 में जब शीला जी ने प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे थे तो वो क्या चीज़ थी। तो मैं अब दूसरी बात, मैं अपने मुकेश भाई की तरफ आना चाहूँगा। मुकेश जी, आप कह रहे हैं अध्यादेश लाएंगे, ओके लाइए, लेकिन दिक्कत ये मामला फिर वहीं आ रहा है, क्या इसे चुनावी फ़ायदा क्यों ना माना जाए। और दूसरी बात ये, जिस अध्यादेश के लाने की बात आप कर रहे हैं तो एक फाइनली मामला आ जाता है एमसीडी पर। आप कहते हैं इस अध्यादेश में ये कहा गया है जो स्टेटस को, जो जैसी स्थिति है उसी स्थिति में उस कॉलोनी को स्वीकार किया जाए। अगर उसी को स्थिति में कॉलोनी को स्वीकार किया जाता है, जैसे मैं आपको स्थिति बता रहा हूँ, 1407 के प्रोविजनल सर्टिफिकेट बटे, उसमें से 250 कॉलोनियाँ ऐसी पाई गई जो वहाँ थी नहीं। तो क्या बीजेपी गवर्नमेंट इस अध्यादेश के जरिए ये गारंटी लेगी, क्या जो 1939 कॉलोनियों को वो स्टेटस को देने वाली है, क्या उनमें वाकई बसावट है, क्या उसका कोई एरियल सर्वे किया गया है, या
दूसरी बात, जब आप प्लान वे में चीज़ों को बसाएंगे, जैसे मोदी का आप कह रहे हैं स्वच्छ भारत का सपना है, ओके, लेकिन हर चीज़ें बैलेंस वे में चाहिए, प्लान वे में चाहिए। और आपके बीजेपी के अध्यक्ष कहते हैं हम प्लान सिटी बनाने वाले, स्मार्ट सिटी बनाने वाले हैं, तो आखिर जब चीज़ें प्लान वे में नहीं होंगी, नक्शा आपको पास एमसीडी ने करना है, जग जाहिर है, तो ये कैसे होने वाला है, ये जानने वाली ज़रूरत है। और जहाँ तक मूलभूत सुविधाओं की बात है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह रखा है, जब आप हर जगह भिखारियों को बसा सकते हैं, इन कॉलोनियों में बिजली पानी की सुविधा दी जानी चाहिए, जिसके लिए सीवर डालने की बात कही गई और बड़ा फंड भी रखा गया है। मुकेश जी जवाब दीजिए, रमाकांत जी ने सवाल उठाया, कैसे बिल्कुल होगा? जायज़ सवाल है। और देखिए मोदी जी ने लोकसभा इलेक्शन से पहले कहा था सबका साथ सबका विकास। जी। अब ये तो हो नहीं सकता कि दिल्ली में जो अनऑथराइज कॉलोनी है उनका विकास ना हो और बाकी दिल्ली का विकास हो जाए, या बाकी दिल्ली बिल्कुल स्वच्छ हो जाए और ये दिल्ली छूट जाए। तो इसलिए इसको भी साथ लेने के लिए ये अध्यादेश बहुत ज़रूरी था। और ये तो देखिए ना आप, कांग्रेस तो कितने टाइम गवर्नमेंट में रहने के कई साल के बाद उसको याद आई कि ये सर्टिफिकेट बांटो और इसको रेगुलाइज कराने की तरफ ध्यान दो। लेकिन बीजेपी में हम लोगों ने तो आते के साथ ही ये स्टार्ट कर दिया कि हमको पहले रेगुलाइज करानी है और पूरी दिल्ली एक समान रूप से विस्तार हो सके, एक समान रूप से उसका डेवलपमेंट हो सके, इसका एक खाका हमने खींचना है। उसके ही तहत ये अध्यादेश लाया गया है कि किसी तरह से ये रेगुलाइज हो जाएंगी। उसके बाद जो इनकी जहाँ पे डेवलपमेंट होना है, जहाँ एमपी फंड लगना है, जहाँ एमएलए फंड लगना है, निगम पार्षद का फंड है, उससे सारी चीज़ें ये कि सारी की पूरा का पूरा पूरी एक दिल्ली एक समान रूप से फिर विकास कर सक पाएगी। सर मेरा रमाकांत जी रमाकांत, मेरा कहना यह है, मुकेश जी की बात 100% सही है, ठीक है। ऑर्डिनेंस में आपकी हम इच्छा पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, सवाल हम उन कॉलोनियों की जो मौजूदा हालत है उस पर उठा रहे हैं। क्या वहाँ पर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, एमपी एमएलए फंड लगाने की बात करते हैं, वहाँ की गलियाँ देखिए, वहाँ पर अगर प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज देना चाह रहे हैं, बेसिक एम्यूनिटी देना चाह रहे हैं, तो वो जगह कहाँ है? और वो सिर्फ प्लांट वे में आ सकती है। उसके लिए नक्शा पास कराना, जो कि एमसीडी का काम है, वो करना जरूरी है। लेकिन ये चीज़ जब आपके दिमाग में नहीं है तो जाहिर सी बात है, जब एक चीज़ बनेगी तो जब विकास होगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ खामियाजा कॉलोनी वालों को भुगतना पड़ेगा। क्या उसके लिए बीजेपी या कॉलोनी वाले भुगतने तैयार है? ये सवाल है मेरा आपसे मुकेश सर। देखिए इसीलिए तो हमारी गवर्नमेंट ने जैसा है जहाँ है उस बात को रख के अध्यादेश लेकर आई है। और जहाँ तक रही बात आपकी कि कोई कॉलोनी है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें तो हमने देखी ना। शीला जी के टाइम में यही तो हुआ कि कोई कॉलोनी है नहीं, कुछ है नहीं, 10% भी लोग नहीं है और वहाँ पे उन्होंने प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिए या उसको भी कॉलोनी बता दिया। हम लोग इसलिए तो जो भी चीज़, चाहे वो 1 मकान है, चाहे 10 मकान है, चाहे 1000 मकान है, अगर वहाँ पे कॉलोनी है तो संख्या कम कैसे हो गई? हाँ जी, संख्या कम कैसे हो गई? पहले तो 1400-1500 की बात हो रही थी, अभी अचानक अगर आपने कहा कि जैसा है जिस हालत में है 1900 हुई ना जी, 300 और बढ़ी है। हमारे टाइम में 1939 कॉलोनी रेगुलाइज हो रही है, इनके टाइम में 1600 कुछ थी जिसमें 849 करी थी। 849 हाँ। नहीं गलत फिगर बता रहे। दुष्यंत जी आप बताइए। देखिए ऐसा भाई साहब, इसमें 2-3-4 प्रश्न हैं जी। एक तो ये है कि जो कॉलोनीज थी वो 894 कॉलोनी थी, 895 कॉलोनीज थी जी। अच्छा, जो अभी वो 895 कॉलोनी उन्होंने ली थी 31 मार्च 2012 तक। उसके बाद जो कॉलोनीज जो अभी ये जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1939 कॉलोनी कर रहे हैं और ये 1 जून 2014 तक कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना साहब। अब इसकी जो इनकी फिजिकल पोजीशन है वो तो यही ज़्यादा अच्छी बताएंगे, ये तो गारंटी ले रहे हैं कि इन्होंने सब देखी, सब ये मौजूद हैं। तो क्या एक और चीज़ जी, अब एक बात जो अध्यादेश की मेन बात है, जिस पे चर्चा होनी चाहिए कि जब ये सरकार 26 मई को ये सरकार आ गई केंद्र में, इनके अध्यक्ष दिल्ली के कहते हैं कि हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है और इसलिए हम इनको नियमित करने जा रहे हैं संवेदनशीलता के अंतर्गत। तो क्या 26 मई को संवेदनशील नहीं थी? आज अध्यादेश लाने की जरूरत पड़ी जो 6 महीने बाद बेकार हो जाएगा। अगर इनकी सरकार आ गई तो ये संवेदनशीलता इनकी ठीक रहेगी, और अगर सरकार नहीं आई तो उस अध्यादेश का क्या होगा? क्या केंद्र सरकार उसके लिए कानून बनाएगी या राज्य सरकार उसके लिए कानून बनाएगी? वहाँ जो भी सरकार आई, हमारी आई, आपकी आई या बीजेपी की आई, अगर बीजेपी की नहीं आई तो इस कानून को कौन बनाएगा? नंबर है। और अध्यादेश की फिजिबिलिटी क्या रहेगी? दूसरा, केंद्र सरकार सक्षम है क्योंकि सरकार वही चला रही है, तो केंद्र सरकार सक्षम है तो क्यों ना उसके लिए कौन आदमी ऐसा है, कौन पार्टी ऐसी है जो मना करती, क्योंकि हम तो ऑलरेडी चला ही रहे हैं। दूसरा, अरुण जेटली साहब के बयान को झुटला रहे हैं। उन्होंने ये बयान दिया है दिल्ली विधि विशेष प्रावधान संशोधन विधेयक 2014 का प्रावधान यह होगा कि 895 कॉलोनियों की भी नियमित होने की प्रक्रिया जारी रहेगी। तो ये तो मना कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि वो फर्जी थे सर्टिफिकेट
और जो शीला सरकार ने की है वो अस्तित्व में ही नहीं थे। ये नहीं तो कहा। ये अरुण जेटली साहब का गलत रोल है। नहीं, आप इंटरप्रेशन ही गलत कर रहे हैं। मैंने ये नहीं मैं कहा इंटरप्रेशन नहीं कर रहा, मैं तो वही वो वर्ड्स कह रहा हूँ जो अरुण जेटली साहब ने कहा। चलिए संजीव से पूछिए। आप पहले अध्यादेश इसका की मतलब स्थिति ये के लिए हुआ कि करें। जो जेटली साहब का बयान दुष्यंत जी ने दिखाया है, उसके अकॉर्डिंग के जो पहले रेगुलराइज हुई थी उसकी जो प्रक्रिया शुरू हुई है, वो प्रक्रिया जारी रहने का मतलब ये कि उस फैसले पर केंद्र सरकार ने सवाल नहीं उठाए, नहीं कोई सवाल नहीं, एज इट इज मान लिया है और अपनी तरफ से बाकी, और यही मतलब हुआ ना इसका, उसको बढ़ाया है, उसको बढ़ाया। लेकिन अगर वास्तव में ये बात इम्प्लीमेंट करनी होती और करना होता तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब 26 मई को अस्तित्व में सरकार आ चुकी थी, उसके कुछ दिन बाद, महीने भर बाद या जो भी, तो लाते कुछ, अब तो ये 6 महीने में कुछ दिखाई भी पड़ जाता कि हाँ भाई वास्तव में क्या कर रहे हैं, कुछ किया है। तो जो बातें कही थी उस समय कि 30% बिजली के दाम कम करेंगे, उसमें भी कुछ नहीं किया, तो ये बातें दिखाई पड़ जाती है। उसमें तो दिखाई पड़ रहा था बिजली के दाम आपने कम नहीं किए, तो ये बिल्कुल सीधा सीधा समझ में आ रहा है, जनता समझ रही है कि ये सिर्फ उन्होंने चुनाव को ध्यान में रख करके किया है, तो कोई इसका कुछ भी होना हमारा नहीं है। तमाम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, वो क्या करेंगे, वो क्या होगा, वो अलग बात। लेकिन सीधे सीधे जो दिल्ली की जनता है वो इसमें इनके बहकावे में आने वाली नहीं है, क्योंकि अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि 4 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, बहुत बढ़िया रहा है। महाराष्ट्र में भी किस प्रकार की चढ़ी पकी है, कैसे कैसे क्या हुआ है, सबने देखा है। पहले सरकार बन गई है एनसीपी के बाद में फिर उनको लाए हैं, और वही हाल आपको जम्मू कश्मीर में तस्वीर अभी है, वहाँ भी कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो राज्यों के चुनाव में और जो केंद्र की थे वो बिल्कुल अलग है। केंद्र में मोदी जी को बिठा दिया है, लेकिन राज्य की स्थिति बिल्कुल अलग है। आप ये अभी और भी फेंकेंगे जब तक का चुनाव का डिक्लेरेशन नहीं हो जाता, लेकिन जनता बहुत अच्छी प्रकार से समझदार है, कुछ आने वाली और ही फेंकेंगे। देखिए चुनावी संभावनाओं पर असर पड़ेगा इस फैसले से? अरे नहीं, हमारी तो गवर्नमेंट बन रही है, ये तो भग गए थे, 30% बिजली की बात कर रहे हैं, सब्सिडी दे के भग गए, उसके बाद पता ही नहीं चला, क्यों कर ही नहीं पाए। फटाफट जो कहा था करना शुरू कर दिया, देख लिए प्रधानमंत्री बनने के शुरू कर दिया, कुछ नहीं। 49 दिन में आप लोगों ने सिर्फ 26 जनवरी को धरना दिया, आप लोग बिजली को मनाते रहे, आप लोग उसके बाद पानी सारे वादे जो किए थे करना शुरू कर दिया। अन्ना हजारे जी का जो आपने लोकपाल बिल था उसको कैसे करके सबने दिखाया अपने आप। अरे आपने साथियों के नहीं हुए, आप बताइए। हम नहीं हुए, आप अपने साथियों के साथी छोड़ के हमारे पास आ रहे हैं। आपके जो फाउंडर मेंबर थे, वाजपेयी जी, उंगली पकड़ आपके फाउंडर मेंबर हमारे पास आ रहे हैं। उसी लोगों को आपने ये सोचना चाहिए आप क्या कह रहे हैं इस बात को। वाजपेयी जी, इनके लोग अगर आपके पास आ रहे हैं और आपकी सरकार बन रही, तो इनके लोगों को क्यों ले रहे हो आप? नहीं, हमारे लिए देखिए, हमारे लिए कोई ऐसा वो नहीं है कि हम इनके लोग या इनके लोग, जो हमारे पास अलग चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी है। बिल्कुल नहीं, जो हमारे हो सकता है कुछ लोग हमारे से ही गए हों, लेकिन जो हमारे पास आ रहे हैं उसका स्वागत है हमारी पार्टी में। हम अपनी पार्टी, हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। अगर हमारी पार्टी के हमारी नीतियों से उसके लिए हमारे पास आ रहे हैं। और इनसे सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके जो नेता हैं, एक सिंपल नेता इनके हैं, एक सिंगल केजरीवाल जी। आपके यहाँ भी एक ही रहता है? नहीं जी, हमारे यहाँ मोदी जी के अलावा कहाँ है? नहीं, हमारे दिल्ली के चुनाव में जो आपने देखिए, दिल्ली पार्टी का नेतृत्व हमारे मोदी जी कर रहे हैं, सरकार का नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। जी बोलिए। दिल्ली में जो बीजेपी का ऑफिशियल कैंपेन लॉन्च हुआ है, तमाम होर्डिंग लगे गए हैं, उस पर सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की तस्वीर है, अमित शाह भी नहीं है उसके ऊपर। देखिए, अभी तो शुरुआत है, अभी तो कैंपेनिंग शुरू ही नहीं हुआ है, और मोदी जी की तस्वीर। फिर आप ये आरोप क्यों लगा रहे हैं इनको पर? साहब, इनके एक ही नेता, हर पार्टी में एक नेता होता है। इनके पास तो कहीं से भी ढूंढ के एक ही नेता है, कहीं से भी आप देख लीजिए, सिर्फ एक। अगर भगवान न करे उनको ये पहला मौका है, ये पहला मौका है पिछले 20 साल में। 2 दिन बुखार आ जाए तो इनके पास तो ये भी नहीं है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सके, ऐसा भी नेता नहीं है। पिछले 20 साल में छठा चुनाव होने जा रहा है, ये पहला मौका है जब दिल्ली में बीजेपी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किए बिना चुनाव लड़ रही है। देखिए, हमने महाराष्ट्र में भी नहीं घोषित, महाराष्ट्र छोड़ दिए, दिल्ली में, हरियाणा में भी महाराष्ट्र में कभी आपने नहीं किया, हमने हरियाणा में भी नहीं किया, दिल्ली में लेकिन आपने हमेशा किया है। 93 मदन लाल खुराना, देखिए हमारी पार्टी 98 मदन लाल खुराना, ये 98 सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री थी। हमने उसके बाद 2003 में महाराष्ट्र, दिल्ली, हम महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहे, दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली में आपने हमेशा मुख्यमंत्री का चेहरा उतारा है। देखिए, दिल्ली में भी वक्त आने पे आपको चेहरा भी पता चल जाएगा और आपको व्यक्तित्व भी पता चल जाएगा, वक्त आने पे। हर चीजें वक्त आने पे होती है। चलिए, हर चीज वक्त आने पे होती है। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं और दिल्ली के झुग्गी कॉलोनियों पर हो रही इस राजनीति की पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम न्यूज़ लाइन में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली में हो रही सियासत पर। कॉलोनियों को नियमित करने के मुद्दे पर कांग्रेस नेता हारून यूसुफ से बात की हमारे संवाददाता रमाकांत ने। आइए सुनते हैं हारून यूसुफ का बीजेपी के इस कदम के बारे में क्या कहना है। उसका एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है और दावा ये किया जा रहा है इससे 60 लाख लोगों को फायदा होगा। हम बात करेंगे तब के मंत्री हारून यूसुफ जी से। हारून जी, ये काम तो दिल्ली सरकार ने पहले कर दिया था, नया क्या? देखिए, सवाल ये है कि जिस तरीके से एक साल लगातार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों को छल रही है, चाहे वो अनथराइज्ड कॉलोनी के नाम पे हो, चाहे वो बिजली के नाम पे हो, चाहे वो पानी के नाम पे हो, चाहे वो वाईफाई के नाम पे हो। अब दिल्ली के लोगों को वो 15 साल याद आ गए हैं जहां उनका विकास हुआ, जहां उनको 24 घंटे बिजली मिलती है, जहां रोज़ नया फ्लाईओवर और सड़कें बनती हैं, जहां मेट्रो की हर 6 महीने के बाद 20 किलोमीटर मेट्रो आगे बढ़ती है। आज वो तमाम विकास नहीं हुए। आज जो अनथराइज्ड कॉलोनी की बात भारतीय जनता पार्टी, जिसके नेता एच.डी. शोरी ने PIL दाखिल की थी अनथराइज्ड कॉलोनी के खिलाफ, जब जगमोहन जी मंत्री होते थे तो उनको ढाने का हुक्म दिया गया था और कांग्रेस जब स्पेशल प्रोविजन एक्ट लेकर आई थी, आपको याद है। आज चूँकि जानते हैं कि वो गरीब लोग जो मकानों में रहते हैं, पूरे ज़िंदगी की मेहनत की कमाई उन्होंने एक छत हासिल करने के लिए लगाई थी, आज वो सबसे ज़्यादा दुखी है। तो उनको गुमराह करने के लिए जो कॉलोनियाँ रेगुलराइज हो गई थी, उन्हीं कॉलोनियों को दोबारा बात। मैं समझता हूँ कि आज दिल्ली के लोग जब चुनाव में जाएंगे तो ज़रूर याद करेंगे कि 15 साल में क्या हुआ था और इस एक साल में 49 दिन केजरीवाल जी की सरकार ने जो जुल्म ढाए उन पर, और जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 महीने से, तो फैसला लोग करेंगे। ये थे हारून यूसुफ जी जो बता रहे थे कि किस तरह से केंद्र सरकार इस तरह के ऑर्डिनेंस से लोगों को गुमराह कर रही है, गरीबों को गुमराह कर रही है। दिल्ली से कैमरामैन विजय के साथ रमाकांत सिंह, चैनल 1 न्यूज़। केंद्र सरकार के इस फैसले को आम आदमी पार्टी किस तरह से देख रही है, इस बारे में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया से बातचीत की हमारी संवाददाता प्रीत किरण ने। तो आइए सुनते हैं मनीष सिसोदिया का क्या कहना है इस पूरे मामले में। दिल्ली के राजनीति में अनऑथराइज्ड कॉलोनियों का मामला एक बार फिर से गर्मा गया। पूरे मामले बातचीत के लिए मेरे साथ आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या लगता है जिस तरीके से बीजेपी कॉलोनीज़ को पास करने की बात कर रही है, क्या आपने सवाल उठाए हैं, क्या गलत लगा आपको? देखिए, आज बीजेपी ने जो कुछ किया है, जो कुछ कहने का दावा किया है, उसके बाद किसी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में ना तो MCD से काम हो सकेंगे, ना नक्शे पास हो सकेंगे, ना वहाँ रजिस्ट्री हो सकेंगी, ना सेल परचेज हो सकेगी। फिर ऐसे नक्शे का ऐसे कैबिनेट ऑर्डर का लोग करेंगे क्या? जैसे शीला दीक्षित जी ने प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिए थे, बीजेपी वाले भी थोड़े दिन बाद हो सकता है सर्टिफिकेट दे दें, लेकिन लोगों को सर्टिफिकेट की नहीं, नक्शों की ज़रूरत है, लोगों को डेवलपमेंट की ज़रूरत है, लोगों को सेल परचेज के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आएंगे? ये कैबिनेट के इस ऑर्डर से नहीं आ सकते। अगर आ सकते थे तो MCD ने बीजेपी में पिछले 7 साल में एक भी डॉक्यूमेंट इशू क्यों नहीं किया? तो क्या लगता है आपको 49 डेज़ में आपने भी सरकार बनाई थी, ऐसे में आपने दिल्ली की जनता के लिए क्या किया, इन कॉलोनीज़ के लिए क्या इन कॉलोनीज़ को हमने पूरा जो लिस्ट थी उसको लेके एक एक कॉलोनीज़ का मैप बनवाना शुरू किया था, और इसका पहला कदम यही है कि दिल्ली सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन हर एक कॉलोनी का मैप बनाए। उसमें 1 साल 2 साल लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे मैप बनता चला जाए वैसे वैसे MCD और DDA से उसके लेआउट प्लान बनवाते चले जाएं, मास्टर प्लान में अमेंडमेंट करते चले जाएं, और फिर केंद्र सरकार इसको जिस तरह की वो कॉलोनी है, एग्रीकल्चर, ASI, जिस तरह की भी कॉलोनी है उसको अप्रूव कराती चली जाए। तो क्या लगता है जो तरीका अपनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, इससे पहले कांग्रेस की तरफ से तरीका अपनाया गया, पूरी तरीके से गलत है? और आम जनता को कैसे इन घरों में रहने का हक मिलेगा, किस तरीके से लोन पास करा पाएंगे, किस तरीके से घर पास हो पाएंगे? कांग्रेस और बीजेपी दोनों जनता को बेवकूफ़ बना रही हैं, और चुनाव आते ही दोनों जनता को फ़ायदा पहुंचाने की बात करने लगते हैं। जब चुनाव नहीं होता है तो इन्हीं के लोग इन कॉलोनीज़ में पर लेंटर पैसा वसूल रहे होते हैं। एक अंतिम सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल को अपने आप को बनिया बताने की क्या ज़रूरत आ गई थी? आम आदमी होने के नाते क्या बिना बनिया बताए वो वोट हासिल नहीं कर पा रहे थे? मुझे नहीं पता कि उन्होंने कब ऐसे बनिया बता के वोट मांगे। आप बताइए कि कब उन्होंने बनिया बता के अपने आप को वोट मांगे हैं क्या? ये कहा है कि मैं बनिया परिवार से आता हूँ, तो ऐसे में ज़रूरत क्या थी? ये तो आते हैं, और इसमें कोई हर्ज है क्या? अगर कोई अपने परिवार के अपने बैकग्राउंड बता रहा है और वो भी एक मिक्स कम्युनिटी में, और उस पर वोट नहीं मांग रहा, तो क्या दिक्कत है?
साफ तौर पे आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हालांकि आम आदमी पार्टी किसी जाति को लेकर जो है वोट नहीं मांगे, लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल अपने आप को बनिया बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं बनिया परिवार से आ रहा हूँ। कैमरा पर्सन प्रदीप मावर के साथ प्रीत किरण सिंह, चैनल 1 न्यूज़, दिल्ली। प्रीत किरण जिन्होंने मनीष सिसोदिया से बात की और काफ़ी लच्छेदार भाषा में मनीष सिसोदिया ने मुद्दों से बचने की कोशिश की। क्यों वाजपेयी जी, सीधे आपके पास आता हूँ, दोनों नेताओं की बात आपने सुनी, तो उन्होंने बुनियादी सवाल उठाया, भाई एमसीडी में आप हैं लगातार, तो क्यों एमसीडी नहीं करती है? देखिए, पहले तो हारून जी ने जो सवाल उठाया उस पर मैं जवाब दे दूं। हारून जी को, जैसे हारून जी ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, जैसे उन्होंने सब जवाब दिखाए, वैसे ही वो सोच रहे हैं, वो उनको सब वैसे ही दिखाई पड़ रहा है। जो जैसा होता है वो दूसरे को वैसे ही सोचता है कि ये भी वही कर रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने आते के साथ ही पूरे देश में, पूरे विदेश तक में हमारे मोदी जी का, हमारी गवर्नमेंट का, हमारे भारत का नाम रोशन किया है और काम शुरू हो गए हैं। और उसी में एक ये कड़ी है, उसी कामों की एक कड़ी में ये अध्यादेश आया है। दिल्ली का पूरा विकास करना है, दिल्ली में गवर्नमेंट हमारी बन रही है और गवर्नमेंट बनने के साथ ही दिल्ली में एक विकास की जो एक, जिसको कहते हैं ना कि बहुत तेज़ी से एक आंधी सी आने वाली है, वो आना शुरू हो जाएगी। उसके लिए, क्योंकि आधी दिल्ली विकास हो जाए और आधी दिल्ली में विकास ना हो, इसलिए अध्यादेश लाना बहुत जरूरी था। अब रही मनीष सिसोदिया जी की बात कि पहले आप ये पास करिए, वो पास करिए, ये तो बस सिर्फ दूसरे पे आरोप लगाते हैं, उसके बाद भग जाते हैं, उसके बाद ये शक्ल नहीं दिखाते कि कहाँ है कहाँ नहीं है। इन्होंने कहा कि जी हमने आप 49 दिन में 30% बिजली कम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। करा कुछ भी नहीं, धरने देते गए, बिन्नी को मनाते गए। उसके बाद ये स्पीकर करा तो केंद्र सरकार ने भी कुछ नहीं है। जो अच्छे दिनों की बात बिल्कुल, क्या बताइए, आप बताइए। देखिए पेट्रोल कितना, पेट्रोल, एलपीजी, डीजल, ये बात बताइए। देखिए बात सुनिए, इसमें आम पब्लिक ये नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल कम हो गया। देखिए काला धन कहाँ है? आम जनता को महंगाई से छुटकारा मिला है, महंगाई कम हुई है, महंगाई अपनी जगह पे रुकी है, महंगाई कम चीजें सस्ती हुई हैं। दवाइयों के दाम तो 10 गुने कर दिए, दवाइयों के दाम, जो कि आम आदमी दवाई। अच्छा सुनिए, अगर ऐसे ही होता तो ये तीनों से पूछूंगा तो बात राजनीतिक जनता हमारे को बीजेपी को नहीं चुनती। तीनों से पूछूंगा तो बात राजनीतिक हो जाएगी। मैं उससे पूछता हूँ जो जनता के बीच रहता है, और आजकल जनता का दिल्ली का दंगल के लिए बता दिया, 4 राज्यों में बता दिया है। वो ठीक है। रमाकांत जी, क्या वाकई जो वाजपेयी जी दावा कर रहे थे महंगाई कम हो गई है, क्या ऐसा है? देखिए, ऐसा कहीं नहीं है। अभी मैंने अब तक मैंने पूरी दिल्ली का पूरा जायजा लिया है। समस्या ये वहीं आ रही है, जैसा कि ऊपर से सब कुछ ठीक लगता है, जैसा वाजपेयी जी दावा कर रहे हैं, इनके दावे में बात ठीक है, इनके दावे तक बात ठीक है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई ऐसी नहीं है। क्योंकि अभी मौसम बदला हुआ है, सब्जी जिन्स की भरमार आई हुई है, तो लोग राहत महसूस कर। लेकिन जो बेसिक महंगाई गैस एलपीजी की बात की जाए तो उस पर अभी हाल में इन्होंने सब्सिडी हटा दी, क्या नाम है, सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। तो जाहिर सी बात है, जहाँ तक पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं तो उसका सीधा पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए, डीजल के दाम कम हुए, लेकिन उसका जनता तक जो नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, एक अगर आप मार्केट की बात करें तो थोड़ा सा मुझे मौका दें, हल्का सा। सब्जी मंडी में आपको आलू, टमाटर और ये सब जो हरी सब्जियां हैं, कोई भी सब्जी सस्ती नहीं है, एक आलू को छोड़ के। जो सीजन है उस हिसाब से अगर आप देखें तो ठीक सब्जी जो मुनासिब रेट है उसमें मिल रही है। लेकिन बाकी चीजें, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से जिन चीजों के दाम बढ़े थे, मान लीजिए बिस्किट के पैकेट पे एमआरपी बढ़ी थी, दूध का दाम बढ़ा था, वो कहाँ कम हुआ है? नहीं हुआ। दवाइयों के दाम, जो संजीव निगम जी ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, 10 जो दवाई 70, 75, 72 रुपए की आती थी, आज वो 77, 78 रुपए की। 5 का मतलब है 5% से भी ज्यादा, करीब 10%। 10 गुने बढ़ाए, 10 गुना बढ़ गया। जो बीपी की दवाइयां, आजकल सब्जियों का सीजन है, हमारे पत्रकार साहब भी बता रहे थे, इस सीजन में आमतौर से 10 रुपए का 1.25 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो आलू मिलता था, जो अब आना शुरू हुआ है। जो मटर का सीजन है, मटर भी 10 रुपए किलो मिलता है, जो 40 रुपए किलो है। टमाटर 40 रुपए किलो है, और पाव में लो तो 15 रुपए पाव आती है सब्जियां। फूल गोभी 40 रुपए, 20 रुपए पाव, 80 रुपए किलो। कोई भी सब्जी ऐसी जो सीजनल सब्जी है, वो सब्जी सस्ती नहीं है। सब्जी वाला भी आलू देख के रेट बताता, पाव भर या आधा किलो, किलो नहीं बताता। एक और बहुत जरूरी बात जो जिसमें गुमराह कर रहे हैं, पेट्रोल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तय होते हैं। बैरल की कीमत हमारी सरकार के टाइम में, यूपीए के टाइम में अब में आधी है, हाफ है, हाफ तो पैसे कम नहीं हुए, 8 रुपए कम हुए। तो ये खुद चलिए हम लौट के गुमराह कर रहे हैं जनता। आप जो है गलत चीज कर रहे हो। दूसरा जो नियमितीकरण है ना, आपका नियमितीकरण जो है वो ठीक रास्ते पे नहीं है।
अगर आप यही बात करते तो 26 जून के बाद कर देते, 26 मई के जून के बाद, वो मई के बाद कर देते। अच्छा, दूसरा आप एक बात बताइए कि अध्यादेश आपने जारी किया 6 महीने बाद की स्थिति बताइए आप कि उसके बाद क्या हुआ अगर आपकी सरकार नहीं आई तो? हमारी सरकार आ रही है, क्यों नहीं आ? अगर केंद्र में, क्या केंद्र की सरकार उसको पास करेगी दोनों हाउस से? और अगर वो पास करेगी तो अभी क्यों नहीं करेगी? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना, सेशन चला, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना। मतलब ये सीधा सा मामला। दूसरा एक और चीज, जो 895 कॉलोनीज हैं उनमें आपने फिर गुमराह किया। अरे आपका जो क्या नाम है फाइनेंस मिनिस्टर है, वो संशोधन अधिनियम 2014 उसमें साफ बोल रहा है, एक एक वर्ड का प्रभाव भी बता रहा है कि उसके प्रभाव में यह होगा कि 895 कॉलोनियां भी नियमित होने की प्रक्रिया जारी रहेगी। जब वो तो कह रहे हैं जारी रहेगी, जबकि ऑलरेडी वो सैंक्शन है, ऑलरेडी अप्रूव्ड है, और आप उसको डिनाई कर रहे हैं। आपने उसमें जो आपने 1024 कॉलोनीज हैं जो आपने पॉलिसी बनाई थी, आपने जो पॉलिसी बनाई थी उसमें आपने इसमें डिक्लेयर है कि जितना भी खर्चा होगा वो सारा का सारा RW है और उसको बैन करना पड़ेगा, जो 1 लाख रुपए एकड़ के करीब आ रहा था, हमने उसको खत्म करा है। ऐसा है, सीधी सी बात सुनो वाजपेयी जी, प्रक्रिया बिल्कुल जब जारी कोई रहेगी। कॉलोनी पास होने की प्रक्रिया में आती है उसमें MLA फंड भी जाता है, गली नाली मोहल्ले ये भी सब बनते हैं। आपसे वो हमारे पत्रकार साहब ने एक सवाल उठाया जरा सा कि जब आप डेवलपमेंट करेंगे क्या आपने उनकी चौड़ाई देखी, नालियों के हिसाब देखा, क्या आपने वहां पूरा बिल्कुल हर अगर आपके पास 1034 कॉलोनीज की लिस्ट है, एक कॉलोनी के बारे में बता दीजिए कि आपने किसका देखा और किसमें वो नियम लागू हो रहा है? मात्र एक। देखिए, एक नहीं, जितनी भी कॉलोनी है सब में विकास होगा। वो तो सब में वो तो कह रहे हैं कि जितनी भी कॉलोनी है, जितनी भी उसके अंदर बसावट है, चाहे वो कम है, कम है, ज्यादा, सबका हो। एक कॉलोनी का नाम लेके बता दें, ये तो नारा है ना उनका कि सबका साथ सबका विकास। अरे मैं तो कह तो रहा हूँ ना, एक कॉलोनी नहीं, पूरी दिल्ली में जितनी चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वाजपेयी जी, संजीव जी, क्या आपको लगता है कि इस सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली का चुनावी परिदृश्य बदलेगा, बीजेपी को फायदा होगा? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो गलतफहमी है कि दिल्ली में सरकार आने वाली है, पहले इसको थोड़ा सा ये जो है धरातल में आकर के जरा इसको देखें, धरातल में आवे तो देखें, ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला है। और यही स्थिति आपको जो आप देख रहे हैं, पिछली बार आपकी 32 सीटें आई थी, कितनी आएगी? 32 में तो 2 बढ़ जाएगी, 34 आ जाएगी, लेकिन आप 36 प्लस नहीं आने वाले हैं, क्योंकि आपका मिशन 44 वहाँ भी फेल हुआ है। आप मिशन 44 लेके चले थे JNK में, वहाँ भी फेल हुआ है, यहाँ आपने यहाँ नहीं आने वाला, यहाँ भी स्थिति मिशन आपका है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अब 60 बिल्कुल 60 का इनका झारखंड में था। देखिए जम्मू कश्मीर में हमारा 44 का था, हमारे सबसे 25 सीटें आई हैं, नंबर 1 पे हमारे वोट परसेंटेज बढ़ी है। नंबर 1 पे आप पिछली बार भी थे, नंबर 1 पे पिछली बार भी थे, दिल्ली में हमारे दिल्ली में आप बात को सुने, नंबर 1 पे पिछली बार भी थे, लेकिन आपने कोई योगदान नहीं रहा। आपने गुमराह लोगों नंबर 1 अगर आप वो नंबर 1 रहने के बाद दिल्ली में आप ही ने गुमराह किया लोगों को। क्या दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी से डरती है, इसलिए कोई उम्मीदवार नहीं उतार रही मुख्यमंत्री पद का? नहीं, वक्त आने पे आपको उम्मीदवार के नाम का पता चल जाएगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, ये मुख्यमंत्री चुनना हमारे सीनियर नेताओं का काम है। पिछली बार नहीं था? नहीं, बिल्कुल पार्टी में संशोधन किया आपने? क्या उपयुक्त टाइम पे आपको उपयुक्त उम्मीदवार का पता चल जाएगा। आप चुनौती स्वीकार करिए। अरे चुनौती आपकी चुनौती स्वीकार है हमारे को। हारे या जीते हमने चुनौती स्वीकार की। हम तो बनारस गए थे, अरे आपके पास जीतने के लिए नहीं गए। आप आइए मैदान पर। वाजपेयी जी, जब आपने हर्षवर्धन जी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था, तब पार्टी में पॉलिसी नहीं थी? देखिए, परिस्थिति के हिसाब से हमारा उम्मीदवार तय होगा और उपयुक्त समय में आपको पता चल जाएगा। संजीव, ये आप तय कर रहे हैं, पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि साहब जगदीश मुखी दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से, उनको नहीं, ये आपको किसने अधिकार दिया कि आप बीजेपी का उम्मीदवार भी तय कर दें? वो बात आप सही कह रहे हैं कि हमको किसने अधिकार दिया है, लेकिन सवाल ये होता है कि अभी आप पीछे याद होगा जगदीश मुखी को सबसे सीनियर और वरिष्ठ इनके यहाँ थे जी, तो अभी भी हैं। हाँ, अभी भी हैं। वो सीनियर और वरिष्ठ की हैसियत से उसमें प्रोटेम स्पीकर पहले बनाया गया था। तो सीनियर और वरिष्ठ तो पहले मल्होत्रा जी भी थे। अब तो आप ये बता दें, चलिए अगर हम गलत हैं, और वरिष्ठ तो आडवाणी जी भी थे। अगर हम गलत हैं तो आप सही बता दीजिए कि सही ये होंगे। आप बताएंगे ना, टाइम आएगा तो ये सही। बिल्कुल आप सही बता दें, हम गलत हैं। चलिए, पहले केजरीवाल जी ने जगदीश मुखी का नाम उछाला, अब केजरीवाल जी नाम उछाल रहे हैं स्मृति ईरानी का, क्योंकि अब वो दीवार पे पोस्टर लग गए हैं मोदी जी के। तो क्या मोदी लहर के से केजरीवाल डर गए हैं, इसलिए वो डाइवर्ट कर रहे हैं? ये बता दें, मोदी जी वहां से छोड़कर क्या दिल्ली की कुर्सी संभालेंगे? बताइए। मोदी जी जब वहां संभाल रहे हैं, आगे पूरा देश देख रहे हैं। रात को सपना आता है और अगले दिन वो उसको मुख्यमंत्री बीजेपी का घोषित कर देते हैं और उसके खिलाफ
तैयारी कर लेते कि जी मैंने को इसके खिलाफ लड़ना है। अगली बार अगर आपका नाम घोषित कर दिया तो बीजेपी एक पार्टी है और पार्टी अपने जो विचार हैं उनके हिसाब से चलती है और पार्टी में हाईकमान बैठ के एक डिसीजन लेंगे कि हमको चलिए हम एक्सपर्ट कमेंट लेते हैं। रमाकांत, आपने दिल्ली की राजनीति को तब से देखा जब से दिल्ली में विधानसभा बनी, बल्कि उससे पहले से 25-30 साल से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। ये जो बीजेपी का फैसला है कि हम मुख्यमंत्री घोषित नहीं करेंगे, जबकि पिछले तमाम चुनाव में बीजेपी ने करता रहा, इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या बीजेपी केजरीवाल की जो लोकप्रियता है दिल्ली में उससे डर गई है? कोई उसके मुकाबले कोई आदमी नहीं मिल रहा बीजेपी को उपयुक्त जिससे सीधा मुकाबला कराया जाए? देखिए, जहाँ तक बीजेपी का मोदी को प्रोजेक्ट करना, वो मोदी को एक ऐसा कमोडिटी की तरह यूज़ कर रहे हैं कि हर जगह फिट हो। जैसा कि मोदी ने रिजल्ट भी दिया है, चाहे वो महाराष्ट्र की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, झारखंड की बात की जाए, बीजेपी कर रहे हैं, मोदी खुद कर रहे हैं। बल्कि बीजेपी मोदी करे ना करे, लेकिन बीजेपी को मोदी को सामने लाना सूटेबल इसलिए लगता है कि आज की तारीख में केजरीवाल का मुकाबला करने के लिए कम से कम बीजेपी के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जिसको प्रोजेक्ट किया जाए। मैं आपको 93 से लेकर अब तक अगर शजरा दूँ, 93 में मदन लाल खुराना, उसके बाद 98 में सुषमा स्वराज, उसके बाद फिर 2003 में मदन लाल खुराना, फिर 2008 में विजय कुमार मल्होत्रा, 2013 में हर्षवर्धन, ये सारे के सारे सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट करके उतारे गए थे। और आज जब सीएम की बात आती है तो उन्हें मोदी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो इसे क्या माना जाए? इसे आसानी समझा जा सकता है यूसुफ भाई जी। मुकेश जी, देखिए, जितने भी नाम मेरे सहयोगी ने लिए वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो वक्त आने पे उनका नाम घोषित हुआ है ना कि अब आपके सामने कोई ऐसा नेता नहीं है। वक्त जब आया तब उनका नाम पार्टी ने आगे बढ़ाया और पार्टी ने घोषित किया। जब वक्त आएगा तो हम इस चुनाव में भी अपने पार्टी के जो भी हमारा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा उसका हम नाम आगे पेश करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें वक्त आने पे होंगी, यहाँ पे बैठ के हम डिस्कस करके या इनकी तरह से रात को सपना देख के हम घोषित नहीं कर सकते। संजीव, क्या आपकी पार्टी में नॉकआउट सिस्टम है? एक बार जो फेल हो गया उसे दोबारा मौका नहीं? बिल्कुल नहीं। आडवाणी जी एक बार प्राइम मिनिस्टर पद के उम्मीदवार फेल हुए, दोबारा मौका नहीं मिला। मल्होत्रा जी फेल हुए, नहीं मिला। खुराना जी फेल हुए, नहीं मिला। क्या हर्षवर्धन को नहीं मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी डिसाइड करेगी, जो पार्टी के हित में होगा, जो जनता के हित में होगा, तो फैसला पार्टी लेगी। जी संजीव भाई, अभी आप कह रहे थे आपने जो है प्रधानमंत्री पद के लिए अनाउंस किया, जहां आपको लगता है आपका कैंडिडेट स्ट्रांग है, बढ़िया है, यहाँ आप मैदान में रेस में है ही नहीं। आप बतावें ना उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है भाई? दिल्ली राज्य में अगर आप लड़ रहे हैं, दिल्ली है, तो आप बताइए कि हमारे पास XYZ ये हैं। वैसे तो आपने पूरी, आपके यहाँ पूरी बहुत बड़ी सो कहा जाए, अब हम क्या शब्द इस्तेमाल करें, बहुत अच्छे नेता हैं, सब लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन सवाल ये तो दिल्ली में प्रोजेक्ट करने में क्या दिक्कत है? देखिए, हमने 4 अभी 2000 लोकसभा इलेक्शन के बाद जो 4 स्टेट में इलेक्शन हुए उसमें भी कोई भी मुख्यमंत्री का दावेदार या उम्मीदवार हमने घोषित नहीं किया था। उसी रणनीति के तहत दिल्ली में भी अभी तक हमने कोई भी दावेदार या उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। उपयुक्त वक्त आने पर आपको दावेदारी और उम्मीदवार का नाम का पता चल जाएगा। चलिए, वो भी सामने आने वाला है। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। दुष्यंत जी, आपको तो कोई पूछ ही नहीं रहा मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ना, हमें कहाँ पूछ रहे हैं? आउट एकदम पहले से मान लिया रेस से बाहर है। नहीं, ऐसे कैसे? रेस से कैसे बाहर है? रेस से बाहर तो हमने नहीं कहा कि रेस से बाहर हमें। नहीं, आपने नहीं कहा, जनता ने भी नहीं। बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की हो रही है और लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के तमाम उम्मीदवार तीसरे नंबर पे खिसक गए थे। नहीं, वो इलेक्शन में होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है लोकतंत्र में, अपना जो स्थिति होती है। एक जमाना वो भी था जब बीजेपी के मात्र 2 सांसद थे केंद्र में, और 15 साल से हम दिल्ली में सरकार चला रहे थे, तब ये कहीं नहीं थे। ये भी है। लेकिन मैं आपसे जो विषय था, विषय पे अगर बात करें तो विषय पे ये गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को, और ये केंद्र में भी कुछ डिलीवर करने में नाकामयाब हुए हैं, और स्टेट में भी जो बातें कर रहे हैं ऑलरेडी पहली सरकारें कर चुकी हैं, हमारी सरकार कर चुकी है। और अब अगर ये कोई बात करें, अब ये आपने जो भी प्रश्न से पूछे, या तो इन्होंने गुमराह करने वाले आंसर आपको दिए, या इन्होंने बिल्कुल हट के वो दिए जो आंसर है ही नहीं। अब पिछले बार के 3 सीएम आपने ही बताया कि बीजेपी ने 3 सीएम की लीडरशिप में चुनाव लड़ा, जो जिनके सीएम के कैंडिडेट थे। इस बार आपने प्रश्न किया, ठीक है, उनका अपना मामला है, वो अनाउंस करें या ना करें, लेकिन बहरहाल इस बार वो दिल्ली में अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं। कारण उसका एक ही है, सिंगल है। इस समय जो इनके कैंडिडेट हैं, जो ये जिस फेज पे चुनाव लड़ रहे हैं, वो इनकी पार्टी से बड़े हैं, और उन्हीं के फेस पे चुनाव लड़ा गया है। पूरे देश में पार्लियामेंट का भी लड़ा गया है और असेंबलीज का भी लड़ा गया है। बाद में उनकी मोनोपोली है कि वो ऐसे लोगों को सीएम बना दें या कुछ भी बना दें, या उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर दें जो उस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज रखते ही नहीं है, जिसका क्राइसिस आप हरियाणा में देख सकते हैं कि वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, और आज की डेट में लोग बड़े तस्त हैं। अभी दिल्ली में जो पोजीशन है उसमें भी ये यही शो करना चाहते हैं कि बस खाली सिंगल एक प्राइम मिनिस्टर का फेस, एक खाली प्राइम मिनिस्टर के फेस पे वोट मिले, ये जिसको चाहें
उसको बाद में अगर ऐसी नौबत आ गई, तो आप भी राहुल गांधी ये सोनिया गांधी आपके पास तो कोई फेस ही नहीं है। अब वो राहुल गांधी के नाम अब आप ये बताइए, बंद हो गया। क्या कांग्रेस में लीडर्स की कमी है? हमारे पास स्टेट में कितने सारे फेसेस हैं। शीला जी को लाए थे, शीला जी ने मना कर दिया। 3 शीला जी ने कहा नहीं, मैं इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगी ना। मैं दे रहा हूँ 4 इलेक्शन हमारे लड़े, चारों इलेक्शन में शीला जी फेस हुई है, 3 बार तो सीएम रही हैं। और अब आने दीजिए, फेस तो लीडरशिप के फेसेस आते हैं। वैसे कांग्रेस में परंपरा ये रही है कि फेसेस आते रहे, लोग अनुमान लगाते रहे। हमारे यहाँ कभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, हमारे यहाँ कांग्रेस में कभी कोई ये नहीं कहा कि ये सीएम बनेगा, लेकिन हाँ लोगों को मालूम पड़ता है कि ये हमारे, जैसे शीला जी हमारे यहाँ फेस थी। इनके यहाँ तो शीला जी फेस थी नहीं, शीला जी को दोबारा से बनाना चाहने की आपके यहाँ कोशिश हुई है। शीला जी ने बिल्कुल मना कर दिया। हमारी पार्टी का मामला, ये ठीक उसी तरह की बात है जैसे आप आम आदमी पार्टी के बारे में बता रहे थे। रमाकांत, जो तीनों की बात आपने सुनी दिल्ली की सियासत को लेकर के, ये क्या लगता है कि जो मुकाबला होगा वो दिलचस्प होगा? और ये जो झुग्गी झोपड़ी वालों पे नज़र क्यों बीजेपी की है? क्या इसलिए कि पिछली बार का सारा वोट आम आदमी पार्टी को चला गया था? देखिए, मैं आपको फिर बताऊंगा, अभी जो सिनेरियो है, ज़मीनी हकीकत यही है। बीजेपी 60+ का दावा कर रही है, ठीक है, दावा करना जरूरी है क्योंकि चुनाव मैदान में उतरना है तो कुछ ना कुछ दावे के साथ आया जाएगा। लेकिन ज़मीनी हकीकत अभी यही है, जो कांग्रेस का वोट बैंक था, 28 सीटें ने 2013 में आम आदमी पार्टी को मिली। ये वो सीटें थी जो कांग्रेस की थी। इसमें दलित वर्ग भी शामिल, दलित सुरक्षित सीटें भी थी। इसमें जो ग्रास रूट लेवल था, झुग्गी झोपड़ी थी, क्लस्टर थे, अनऑथराइज कॉलोनी थी, वहाँ की ये सीटें आई हैं। और आज की तारीख में आपको बताना चाहूँगी, अनऑथराइज कॉलोनी एक बड़ा चंक है और ये मुद्दा हर चुनाव के आसपास उठना इसलिए लाजमी है क्योंकि ये 40 सीटें कैटर करता है दिल्ली की। अगर इन 40 सीटों पर अगर इनको माइनस कर दिया जाए या ये एक साथ किसी के झोले में आती हैं तो उसी का झंडा परचम दिल्ली सचिवालय में लहराएगा। ये लाजमी बात है और ये हमेशा इस चुनाव में नहीं, जब भी दिल्ली में चुनाव होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, 1993 चुनाव मदला चुनाव ने लड़ा, तब भी अनऑथराइज कॉलोनी थे तो उनकी संख्या थी 1071। उसके बाद 1998 में चुनाव लड़ा गया और आते आते 2008 तक ये संख्या 1639 हो गई। और प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटना भी यही मकसद था, जिसकी वजह से शीला सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने हैट्रिक बनाई। और लूज भी अगर किया तो वो विश्वासघात, वो अनऑथराइज कॉलोनी का वोट नहीं मिला। क्यों कि 5 साल में शीला सरकार इन कॉलोनी को रेगुलाइज नहीं कर पाई, तो उसी की नाराजगी थी कि शीला सरकार आज बाहर है। और बीजेपी ने आज जो ऑर्डिनेंस के जरिए इन कॉलोनियों को रेगुलाइज करने की बात कही है, तो ये एक बड़ा चंक, जो पहले 40 लाख लोग थे आज 50 लाख है। जाहिर सी बात है, ये वोटर हैं जो जिधर भी स्विंग करेंगे उसी की पार्टी की सरकार बनेगी, ये लाजमी है। यूसुफ जी देखिए, मैं थोड़ा सा आपकी बात में थोड़ा सा तब्दीली करूंगा कि जब कोई कॉलोनी रेगुलाइज होती है तो उसमें एक प्रोसेस है थोड़ा सा, और उसमें जैसे आप ये सबसे नज़दीक में शकरपुर विकास मार्ग है, विकास मार्ग में लक्ष्मीनगर शकरपुर है, तो ये भी कभी रेगुलाइज कॉलोनी नहीं, अनऑथराइज कॉलोनी थी। जब इनको रेगुलाइज किया गया तो इनमें भी सब चीज़ें धीरे धीरे करके आई और आज वो इस प्रदेश के नक्शे पे सबसे ऊपर है, सबसे टॉप में। तो उसी तरह जो बात आप 2008 की कर रहे हैं, उस बात को हमने 2008 में बनवा दिया था, जिसको आज ये अपनी तरफ से अनाउंस कर रहे हैं 495 को। चलिए ठीक, एक देखिए दिल्ली 895 हम। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ कि आप अगर ये देखें कि भाई हम अगर कोई गलत चीज़ करेंगे, एक्चुअल दिल्ली की सरकार उन मुद्दों पे नहीं गई जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार इन मुद्दों पे गई कि आम आदमी पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने कुछ ऐसे समझवाग दिखाए कि भाई ये सब कुछ इनके पास अलादीन की छड़ी है और चिराग है और ये छुएंगे और सब ऐसा ही हो जाएगा। उसमें वो इनकी गलती जितनी थी वो तो थी। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन के आई, जिसके प्रभारी नितिन गडकरी साहब ने बयान दिया, मेरे पास बयान है, मैं इसी चैनल से बोला हूँ। उन्होंने ये कहा था कि हम, दिल्ली की सरकार का नैतिक दायित्व है कि उसको चुनी हुई सरकार मिले और हम बड़ी पार्टी हैं, हम बड़ी पार्टी जीत के आए, हमारा ये दायित्व है कि हम उनको चुनी हुई सरकार दें। जिसमें ये पहले तो इन्होंने ये बयान दिया, उसके बाद 4 दिन बाद ये भागना शुरू हुए, फिर चुप हुए, उसके बाद इन्होंने आम आदमी पार्टी पे थोप दिया। आम आदमी पार्टी शुरुआत से डिनाई करती रही, लेकिन उसके बाद लगातार प्रेशर में हम लोगों ने ये कहा भी चलिए हम जो भी सरकार बनाते हैं हम इनको रचना तो मुंह का निभाते हुए, हम बीजेपी को तो सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम सामुदायिक पार्टी नहीं है, हम इनको सपोर्ट देते हैं अगर ये सरकार बनाते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि इस पार्टी ने अगर सरकार बनाई तो एक कोशिश की, वो एक अलग बात थी कि ये कुछ परफॉर्म नहीं कर सके और जल्दबाजी में भाग गए क्योंकि इनकी निगाहें कहीं और थी। नई पार्टी सीख रहे हैं आपकी तरह थोड़ी कि ये कहीं इनकी निगाहें कहीं और पहुंच गई। इन्होंने सोचा कि दिल्ली की जनता ने जिता दिया, अभी आम आदमी पार्टी संघर्ष के रास्ते से निकली है तो भी उसे सत्ता के तौर तरीके सीखने में वक्त लगा। जी वाजपेयी जी, देखिए इस बार ही तो ये उम्मीद भी आप छोड़ दीजिए कि आप इनका साथ देके इनकी गवर्नमेंट बना देंगे। इनके पास तो इतनी सीटें भी नहीं आनी और आप तो खैर कहीं किसी पिक्चर में नहीं है, इस बार तो आप ये भूल जाइए।
दूसरी बात जो आप ये बार बार कह रहे हैं कि ये झुग्गी झोपड़ी के वोट लेने के लिए सब कुछ किया गया, देखिए मोदी जी का एक नारा था, सबका साथ सबका विकास। चाहे उसमें झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी हो, चाहे उसमें सोसाइटीज हो, चाहे उसमें डीडीए कॉलोनीज हो। एक सेकंड, एक छोटी सी बात है, फिर देखिए आप बीच में देखिए, आप बोले थे, मैं नहीं बोला था। 1 जून 2014 तक का टाइम लिया, फिर दिसंबर तक का लेते थे। आप देखिए भाई 6 महीने क्यों छोड़े? सबका ही विकास करना है। आप बोल रहे थे, मैं कुछ बोला? जी जी बोलिए बोलिए। 1 जून 2014 को हमारा मानना ये है आगे भी काम करेंगे ना सरकार बनने के बाद। सबका साथ सबका विकास, उसमें डीडीए की कॉलोनी, सोसाइटीज, कोठियाज और ये अनऑथराइज कॉलोनी के जो भी झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर एरिया, ये सारे के सारे मिलके इनका सबका विकास होगा, पूरी दिल्ली का विकास होगा और दिल्ली में जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ की कमी है वो पूरी की जाएगी। दूसरी बात इन्होंने कही, आम आदमी पार्टी को इन्होंने समर्थन दिया प्रेशर में आके नहीं दिया। इन लोगों को पहले से इनका गठजोड़ जाहिर था और इन लोगों को तो समर्थन देना ही था। अब ये तो ये है कि इनको ये भग गए वहां से, छोड़ छाड़ के चले गए, अब इनके पास भी कहने के लिए अपनी स्थिति भी इनके पास आपने क्यों नहीं बनाई? हम तो शुरू से ना, जब हमारे पास उनकी तो बननी नहीं थी सरकार, हमारे पास अगर संख्या नहीं थी, हमने पहले दिन से मना कर दिया और आखिरी दिन। संजीव जी क्या लगता है कि देखिए अभी कल ही मीटिंग में अरविंद जी ने कहा है दिल्ली के जो गांव हैं उनको भी वही सुविधा दी जाएगी जो दिल्ली का जो है सबसे पॉश एरिया जिसको ग्रेटर कैलाश आप कहते हैं, वहाँ पर जो सुविधाएं होती हैं वो गांवों में भी होंगी। तो जो ये सबका साथ और सबका विकास कह रहे हैं, तो क्या इस तरीके के एक लेवल की आप बात करेंगे? हमारी दिल्ली में 70 विधानसभा हैं और 70 विधानसभा में अलग अलग जो है मैनिफेस्टो बने थे, पिछली बार भी और इस बार भी बनेंगे। तो अलग अलग आप तो एक कॉमन बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो जनता इस बार, मैं फिर आपको बताना चाह रहा हूँ कि जनता इस बार बोली नहीं, भागा कौन है? आप हमें कहते हैं कि आम आदमी पार्टी भागे आप जिम्मेदारी से। 32 सीटें सबसे बड़ी पार्टी थी, आप कोई रास्ता निकालते, आपने कोई समर्थन नहीं मिला ना कहीं से, समर्थन नहीं मिला ना, पास 8 सीटें, उसने आपको समर्थन दिया और हमने जितने दिन मौका मिला जो कर सकते थे, जो वादा किया था, पानी का ज्यादा जल्दी थी, बिजली का सारा वादा पूरा। केजरीवाल को प्राइम मिनिस्टर की ज्यादा जल्दी। ठीक। और अब देखिएगा तो मोदी जी को भी बहुत नहीं, मोदी जी छोटा सा प्रश्न है, कॉमन प्रश्न है, रमाकांत जी इसका आंसर दे देंगे। वैसे तो इनका प्रश्न है, लेकिन बहुत संक्षेप में, एकदम टाइम नहीं है, सटीक आंसर देंगे। भाई साहब इन्होंने 1 जून 2014 तक की कॉलोनी को नियमित करने की बात कही है, तो फिर सबका विकास, सबका साथ, मैं आपसे आखिरी कमेंट लेकर खत्म करना चाहूंगा। ये जो फैसला हुआ है, क्या दिल्ली की राजनीति में इसका कितना असर आप देखते हैं? देखिए सीधी बात है, ये जो फैसला हुआ है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी अपने आप में एक बड़ा इशू है और एक बड़ी आबादी है संक्षेप में, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ सुविधा होती है तो इसका असर, दूरगामी परिणाम जरूर दिखाई देंगे और आने वाले चुनाव में इसकी छाप साफ तौर पे देखी जा सकेगी। चलिए, आने वाले चुनाव में इसकी छाप साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो आज की न्यूज़लैंड में इतना ही और सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे साथ बने रहने के लिए। तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। जी प्रणाम।